नमस्कार। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी एवं जन विकास महासभा के तत्वावधान में आयोजित जूलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको ये बताएंगे कि जूलॉजी पढ़कर के किन किन कैरियर में जाया जा सकता है। अक्सर 11वीं 12वीं में बायो के विद्यार्थियों को, उस समय बायो के जो टीचर होते हैं ये कहा करते हैं कि 12वीं के बाद तुम्हें प्री मेडिकल टेस्ट या नीट की तैयारी करनी चाहिए। अच्छी बात है, नीट भी एक रास्ता है, लेकिन इसके अलावा और बहुत से रास्ते हैं और हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि आज जो समाज की स्थिति है, जॉब मार्केट की स्थिति है, उसमें क्या चाहिए और इसके हिसाब से 3, 4, 5 साल बाद हमारे समाज में, दुनिया में क्या परिवर्तन होने जा रहा है कैरियर की फील्ड में, उसके आधार पर हमें कैरियर का चुनाव करना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं बताऊं आपको। मैंने जब कैरियर शुरू किया था 1968 में, हमने भी 3 बार पीएमटी का इम्तहान दिया, 1968 में, 69 में, 70 में। लेकिन हमारे साथ के विद्यार्थी और हम लोग एमबीबीएस के लिए तो प्रवेश परीक्षा देते थे, लेकिन बीडीएस को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, पीबीटी को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। हमें लगता था कि वो थोड़ा सा एमबीबीएस से नीचे के स्टैंडर्ड की चीज़ है। लेकिन आज हम देख रहे हैं समाज में बिल्कुल स्थिति बदल गई है। आज मेडिकल के साथ पैरा मेडिकल कोर्सेज भी आ गए हैं और एमबीबीएस के अलावा बीडीएस भी अच्छा कोर्स है। बीडीएस करके भी लोग समाज की भी अच्छी सेवा करते हैं और इवन अपनी भी अच्छी सेवा करते हैं। फार्मेसी एक बहुत अच्छा कोर्स है। बी फार्मा करने के बाद आप दवा की इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी दवा की दुकानें हैं, उनके साथ एक किसी न किसी बी फार्मा वाले ग्रेजुएट का नाम एनरोल्ड होना ज़रूरी है। उसके बिना दवा की दुकान को लाइसेंस ही नहीं मिलता। तो यदि आप बी फार्मा किए हुए हैं तो आप किसी भी दवा की दुकान से अटैच हो सकते हैं। इसके अलावा अब फिजियोथेरेपी भी बहुत अच्छा कोर्स है और फिजियोथेरेपी की ज़रूरत भी बढ़ी है समाज में। और मैंने देखा है कि फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं, वो भी जैसे गले में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, ये इस तरीके की कई बीमारियां हैं। फ्रोजन शोल्जर है जिसमें हाथ नहीं ऊपर उठ पाता है कुछ से। तो इस तरीके की कई बीमारियों में फिजियोथेरेपी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये कि हमें सिर्फ एमबीबीएस का भरोसे नहीं, और भी बहुत सारी डायमेंशंस हैं मेडिकल और पैरामेडिकल के। फार्मेसी भी है, फिजियोथेरेपी भी है, बीडीएस भी है, इवन 2 साल की ऑप्टोमेट्री का कोर्स करके भी आप चश्मे की दुकान और हल्का फुल्का आँख के डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा अब 1-2 नई फील्ड आई हैं, जैसे आप बीएससी होम साइंस से कर सकते हैं। इसमें 2 तरीके हैं, 2 स्ट्रीम है। एक तो ये तरीका है कि ग्रेजुएशन में जो 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपने होम साइंस ले लिया, या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों सब्जेक्ट जो है पूरे बीएससी में वो होम साइंस से ही रिलेटेड चीज़ों के हों। तो कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा भी बीएससी होम साइंस का कोर्स है। उसके बाद आप एमएससी होम साइंस कर सकते हैं, एमएससी न्यूट्रिशन कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से या उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से डायटीटिक्स एवं न्यूट्रिशन का डिप्लोमा कर सकते हैं। और उसके बाद आप डाइटिशियन की प्रैक्टिस कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में। और हॉस्पिटल्स में काम करने वाले डाइटिशियन का काम भी साफ सुथरा काम है। नो डाउट मेन जो डॉक्टर्स होते हैं उससे शुरू में 3 में तनख्वाह थोड़ी सी कम है, लेकिन एक रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है डाइटिशियन का भी। तो ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का पीजी डिप्लोमा करके या फिर अब 2 साल का एमएससी करके होम साइंस में या न्यूट्रिशन में करने के बाद आप डाइटिशियन बन सकते हैं हॉस्पिटल्स में। आज उनकी डिमांड बढ़ रही है। जो
ओलंपिक और इन खेल कूद में जो जाते हैं खिलाड़ी, तो उनकी टीम में साथ में फिजियोथेरेपी वाला भी जाता है, डाइटिशियन भी जाता है। तो इन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है। एक और चीज़ है कि आज कई ऐसे फील्ड हैं, धीरे धीरे हिंदुस्तान में एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी होने लगा है। जैसे आप इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से करके भी बीएससी फार्मेसी कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, या फिर आप बायो से करके भी बी फार्मा कर सकते हैं। तो बी फार्मा में दोनों स्ट्रीम के से जा सकते हैं आप। ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी कोर्स है। बायोटेक्नोलॉजी में आप इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड से भी जा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन में, या बीटेक कर सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, या फिर आप बायो की बैकग्राउंड से भी जा सकते हैं। तीसरा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ग्रोइंग कैरियर है, जिसमें आप बीएससी बायो की बैकग्राउंड के बाद भी जा सकते हैं, या इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड के साथ भी जा सकते हैं। इसी तरह से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इस समय बहुत हॉट केक है, बहुत हॉट कैरियर है। आज मेडिकल फील्ड में बहुत सारे उपकरण इस्तेमाल होते हैं, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, इकोकार्डियोग्राफी है, टीएमटी है। तो इस तरीके की जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं, उन मशीनों की इंजीनियरिंग जो फील्ड है उसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको इंजीनियरिंग भी सीखना पड़ता है और उससे बायो की किस फील्ड से उसका संबंध है, तो थोड़ी सी बायो के बैकग्राउंड की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेडिकल एंड पैरामेडिकल, मेडिकल के अलावा पैरामेडिकल के कोर्सेज भी हैं, जिनमें फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री इत्यादि हैं। दूसरा जैसे बी फार्मा है, जिसे करके आप दवा इंडस्ट्री में जा सकते हैं, या अपने किसी दवा या कॉस्मेटिक्स की फैक्ट्री आप खोलना चाहें तो उसमें आपको लाइसेंस मिल जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी एक ग्रोइंग कैरियर है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ग्रोइंग कैरियर है। न्यूट्रिशन और डाइटिशियन भी एक अच्छा कैरियर है, जो आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। न्यूट्रिशन और डाइटिशियन का कोर्स करने के बाद आप जो डिफरेंट फूड एडिटिव्स बनाते हैं, जैसे हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा वगैरह बनाते हैं, तो इस तरीके जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स बनाते हैं खिलाड़ियों के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अलग अलग फॉर्मुलेशंस होते हैं, वहाँ पे भी डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। इवन स्टार्टिंग कैरियर में मैंने देखा है कि नेस्ले जैसी कंपनियाँ और कई मल्टीनेशनल कंपनी जो है स्टार्टिंग में 35,000 पर मंथ तक के वर्क्स ऑफर करते हैं, सैलरी ऑफर करती हैं। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा सा कैरियर है हिंदुस्तान में, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का। हिंदुस्तान में तो अभी ऑप्शनल है, लेकिन विदेशों में लगभग ये कंपलसरी है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, और आप बीमार पड़ने पे सीधे सीधे एक सिर दर्द की दवा आप दवा की दुकान से नहीं ले सकते। आप तो पहले डॉक्टर से मिलेंगे और जहाँ से आपने इंश्योरेंस कराया है उनको इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद आप हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाइए, डॉक्टर आपका इलाज करेंगे, उसका बिल का पेमेंट फिर इंश्योरेंस कंपनी को किया जाएगा। तो उसमें ज़रूरत ये होती है कि जो बिल बनता है उसमें डॉक्टर को आपकी पूरी रिपोर्ट लिखनी रहती है, और डॉक्टर को पूरी रिपोर्ट लिखने के लिए डॉक्टर्स को इतनी फुर्सत नहीं रहती है। अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में जो 12 घंटे का अंतर है समय का, उसका फ़ायदा हिंदुस्तान को मिल जाता है कि जैसे अमेरिका में रात को 9 बजे एक डॉक्टर ने एक रिपोर्ट उसे तैयार करनी है एक पेशेंट की, जिसे इंश्योरेंस सेक्टर को भेजना है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो वो क्या करता है कि डिक्टाफोन पे डिक्टेट कर देता है मैसेज, और उसे ईमेल से आपको भेज देता है। आप हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, आपको वो कब मिला? उस समय सुबह 9:30 बजे, जबकि रात में अमेरिका से भेजा गया 9:30 बजे, यहाँ पे सुबह के 9:30 बजे। आपके पास पूरा दिन का समय है, आप उससे उस वॉइस को सुन करके उसे कंप्यूटर पे टाइप कर लीजिए, और टाइप करने के बाद शाम तक जो है, जब शाम आपकी होगी 8-9 बजेंगे, तो एक्चुअली
तब तक दूसरे दिन सुबह वहाँ का डॉक्टर सो करके उठ चुका होगा, उसके कंप्यूटर पे ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना सा करना था कि उसका जो डिक्टेशन था उसे सुन करके उसे कंप्यूटर पर टाइप करके और उसे भेजना था। तो इससे महिलाएं भी, पुरुष भी, और यदि कुछ काम कर रहे हैं तो उसके साथ में भी एज ए पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा कैरियर है। और इसी तरह से हमें हर जनवरी फरवरी के महीने में हिंदुस्तान में यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती हैं। फरवरी में बीएससी की प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती हैं। जितने कॉलेज हैं सब में बायो के प्रैक्टिकल में बच्चे चार्ट बना करके ले जाते हैं। अक्सर वो बच्चे खुद नहीं बनाते हैं, उनके मोहल्ले में जो स्टेशनरी की दुकान है वहाँ से बनवा के ले आते हैं और वहाँ जमा कराते हैं। क्या आपने सोचा है कि वो आप जो एक चार्ट सोच रहे होंगे कि 20 रुपये 25 रुपये में आता है, उसकी पूरी बाजार कितनी है? उस एक महीने में आपके शहर में उस चार्ट का व्यापार लाखों रुपए का होता है। और जिसको थोड़ी सी बायोलॉजी की ड्राइंग करने में इंटरेस्ट है, वो खुद और 2-4-6 लोगों की टीम बना करके उस तरीके के चार्ट, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि आपके शहर में वो चार्ट उपलब्ध नहीं होते तो दूसरे महानगरों से वो उस समय मंगाए जाते हैं। चार्ट बेच करके भी आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें जूलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ाई में एजुकेशनल एड्स की तरीके से चार्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। चार्ट बनाने वाली कई फर्म्स हैं। आप उन फर्म्स की तरफ से आप भी अपनी फर्म बना सकते हैं। एक कॉलेज में मैं गया, वहाँ के टीचर ने ऐसा कर रखा था कि वो छोटे छोटे 20 चार्ट जगह 4 बच्चों को मिला करके एक चार्ट बनवाते थे, जिसकी कॉस्ट करीब 100 रुपये पड़ती थी। और वो चार्ट ऐसे ही बनवाते थे कि वो डिपार्टमेंट में, लैब में 10-20 साल तक टंगा रहता था, उसे शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। अब वैसे पहले तो डिसेक्शन वाले जो एनिमल्स थे उनको पकड़ना और उनको सप्लाई करना भी एक अच्छा कैरियर था, लेकिन अब धीरे धीरे डिसेक्शन कम होने लगा है। तो अब कुछ दूसरी चीज़ें आ गई हैं। जैसे अब समय आ गया है कि क्लास में और बच्चों को, हम सभी बच्चों को एनिमल नहीं प्रोवाइड किया जा सकता, तो उसकी जगह क्या होता है कि एक बार टीचर ने डिसेक्शन किया और उसे कैमरे से रिकॉर्ड कर ले, कंप्यूटर में फीड कर ले और उससे बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट कर दे, दिखा दे कि हाँ ये इस तरीके से होता है। ये सिस्टम आ चुका है एजुकेशन में। तो टीचिंग के साथ साथ टीचिंग एड्स बनाने की जो सिस्टम है उनका भी कैरियर है। और इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसका भी स्कोप है। अधिकांश कैरियर तो आपको बायो से ग्रेजुएशन करने के बाद ही मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कैरियर ऐसे हैं जिसके लिए पीजी करना जरूरी है। इवन ग्रेजुएशन के बाद आप आईएएस, पीसीएस, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, एआरएस एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विसेज आदि की तैयारी कर सकते हैं, जो कि एक क्लास की नौकरियां हैं। और एमएससी पीएचडी करने के बाद आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। साइंस के इंस्टीट्यूट्स भी अब हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे हैं और उनमें स्टार्ट ऑफ द कैरियर में भी बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे एमएससी करने के बाद आप ज्वाइन करते हैं तो नेट क्वालिफाई यदि कर लिया आपने तो उसमें जेआरएफ के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलती है, करीब 25-26 हज़ार रुपये महीने शुरू में मिलता है। और जूनियर रिसर्च फेलो जेआरएफ के बाद में 2 साल के बाद आपको एसआरएफ मिल सकता है, सीनियर रिसर्च फेलो। फिर पीएचडी हो जाए तो उसके पीडीएफ मिल सकता है, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो। फिर उसके बाद रिसर्च एसोसिएट, मतलब 25,000 से लेकर के 40,000 रुपये पर मंथ तक की स्कॉलरशिप हैं। यदि आपको उस क्षेत्र में इंटरेस्ट है
तो आप आराम से 8 साल तक 10 साल तक रिसर्च कर सकते हैं। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिसमें साइंटिस्ट की पद पे साइंटिस्ट की भी सैलरी लगभग जो आपकी IAS PCS और इवन जो टीचर्स की सैलरी है लगभग उसी के करीब में होती है, और क्लास 1 गजेटेड अफसर की सैलरी है। PVT बैचलर इन वेटरनरी साइंस, वेटरनरी साइंस का भी बहुत स्कोप बढ़ रहा है। अभी कुछ साल पहले तक नहीं था, लेकिन आपने देखा होगा कि आपके शहर में भी बहुत सारे लोग पेट क्लिनिक खोलते हैं, डॉग पेट क्लिनिक खोलते हैं, और वो कुत्तों की कुछ जो वैक्सीन्स लगाए जाते हैं या कुत्ते की कोई बीमारी होती है तो आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे मिलने वाले हैं यहीं पे, जिनको मैंने देखा कि जैसे कुत्ते के बच्चे उन्होंने अच्छे ब्रीड के जहाँ से मिले उन्होंने खरीद लिया, उसके बाद उसे पाल पोस करके बड़ा किया, बड़ा करने के बाद फिर उसे जो है उसके ग्राहकों के पास भेज दिया। उन्हें कुत्ते पालने का ही शौक़ है, इसको उन्होंने अपना कैरियर बना रखा है। इवन जो पैथोलॉजी लैब हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब के काम में भी आप बायो पढ़ने के बाद आप जा सकते हैं उस क्षेत्र में, और उनमें भी अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। आप खुद अपनी भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपनी लैब खोल सकते हैं, अच्छी साफ़ सुथरा काम है, अच्छी आमदनी भी है। तो इस कैन यू बिलीव के फ्लोरिकल्चर, पुष्प पालन, दुनिया में सिर्फ 6 देश हैं जो कि फूलों की खेती करने के बाद दूसरे देशों को फूल एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें से एक हिंदुस्तान भी है। और पुष्प पालन का जो इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में, उसकी ग्रोथ रेट पर ईयर 25% है। तो आपको यदि शौक है तो आप इसको भी अपना कैरियर बना सकते हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जिसे आप कुछ और काम कर रहे हैं उसके साथ में कर सकते हैं। जैसे आपके पास बाग है, कुछ फूलों वाले पौधे हैं, आप मधुमक्खी पालन को अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके लिए जैसे लकड़ी के बॉक्स आते हैं और बहुत थोड़े से उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हनी एक्सट्रैक्टर चाहिए उसके लिए, और थोड़ी सी जो है जाली वाला हेलमेट की तरीके से कपड़ा, दस्ताने। आपके यदि 12 महीने मधुमक्खी के लिए फूल की उपलब्धता है तो आप आसानी से मधुमक्खी पालन को अपना कैरियर बना सकते हैं, और उनका शहद निकाल करके आप उसे बाज़ार में बेच सकते हैं। रेशम कीट पालन है, लाख के कीड़े का पालन है। आपने देखा कि रेशम कीट पालन में कई स्टेजेस हैं। जैसे सबसे पहले तो उसके लिए शहतूत के पौधे की खेती की जाती है, जिसके लिए इतने लंबे लंबे शहतूत के पौधे के टुकड़े काट करके और मिट्टी में ऐसे ही तिरछे बोए जाते हैं। शहतूत के पौधे जब निकल आते हैं उसकी पत्तियां काट करके फिर छोटे छोटे टुकड़े काट करके, और लकड़ी की ट्रे जैसी होती है उनमें रेशम के कीड़े के लार्वी आप रखते हैं, उनको सुबह शाम रोज़ उसकी पत्तियां खिलाते हैं। 22 दिन के बाद फिर वो ककून बन जाते हैं। ककून बनने के बाद उसे आप जो रेशम की फाइलेचर यूनिट है उनको आप बेच दीजिए, वो आपसे खरीद लेंगे। और फाइलेचर यूनिट में क्या करते हैं कि ककून में से धागे निकाल करके, जैसे ऊन के लच्छे आते हैं ना बड़े बड़े से, तो उस तरीके से उसके लच्छे बना करके फिर वो उसके जो रेशम कीट पालन के जो फैक्ट्रीज हैं उनको भेज देते हैं। तो हम यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि बायो पढ़ने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाइए, और डॉक्टर नहीं बन पाए तो आप जो है परेशान हो जाएंगे कि अब क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और आपको उन्हें देख करके और आगे आने वाले समय में कौन कौन सी चीज़ें बढ़ने वाली हैं ये देख करके आपको निर्णय करना होगा। तो इस तरीके से ज़ूलॉजी भी एक अच्छा कैरियर है। इससे की पढ़ाई करने के बाद आप कई क्षेत्रों में जा सकते हैं।